अपन पढ़ रहे हैं भारत में उपयोग के प्रारूप, यानी भारत में भूमि के उपयोग है वो कैसे कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले है भारत के भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक। भारत के भूउपयोग को निर्धारित करने वाले कारक, यानी भारत भूमि है उसके उपयोग है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन कारकों से भारत में उपयोग है वो प्रभावी होता है। तो सबसे पहले है भू आकृति, यानी धरातल की आकृति कैसी है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। जिस प्रकार धरातल की आकृति है उसी आधार पर भारत में भूमि का उपयोग होता है। जलवायु पर भी निर्धारित होते हैं कि जैसी नम जलवायु है, शुष्क है, शीत है, कैसी है, उस आधार पर जलवायु और मृदा के प्रकार। मृदा का मतलब है मिट्टी, मृदा के प्रकार हैं ये तीन कारक हैं वो भारत के उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक हैं। इनके आधार पर भारत में भूमि का उपयोग है वो तय होता है। इनके अलावा, इन तीन कारकों के अलावा मानवीय कारक, चौथा अगर कारक माने तो वो क्या है, मानवीय कारक है, वो भी भूउपयोग को निर्धारित करते हैं। मानवीय कारकों पर भी भूमि का उपयोग है वो प्रभावित होता है। मानवीय कारक कौन कौन से हैं? जैसे जनसंख्या घनत्व है, यानी वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। दूसरा, वहां के लोगों की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है उपयोग में लेने की वो कैसी है। तो उपयोग को निर्धारित करने वाला चौथा कारक है मानवीय कारक। मानवीय कारक में आते हैं जनसंख्या घनत्व है। जब जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे अपन तो जनसंख्या घनत्व की पूरी परिभाषा हमारे सामने आएगी। अभी केवल इतना ही ध्यान रखो, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो भूउपयोग अलग प्रकार से होगा, कम है तो अलग प्रकार से होगा। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी, वहां पर रहने वाले लोगों के पास प्रौद्योगिकी कैसी है। और संस्कृति और सभ्यताएं, संस्कृति और सभ्यताएं, तो ये चार कारक हो गए जो क्या करते हैं, भारत के भूउपयोग को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से? भू आकृति, यहाँ पर जहां पर लोग रहते हैं या जिस भूमि का उपयोग करते हैं वो कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है। तो जिस प्रकार की भू आकृति है उसका उसी प्रकार से उपयोग किया जाता है। जलवायु का मतलब वहां की जलवायु कैसी है, नम जलवायु है, शीत है, उष्ण है, उसके आधार पर। नम जलवायु में नम जलवायु वाली फसलें, गर्म जलवायु है तो वहां की फसलें। मिट्टी के प्रकार, कौन सी मिट्टी है, किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, किस मिट्टी में, मिट्टी के प्रकार आएंगे आगे, उसमें कई प्रकार की मिट्टियां होती है, कौन से क्षेत्रों में कौन सी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, कौन सी मिट्टी है उसमें नाइट्रेट ज्यादा है, किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त रहती है। जब मिट्टी के प्रकार इसी चैप्टर में आएंगे तब देखेंगे।
और चौथा कारक है मानवीय कारक। मानवीय कारक का मतलब मनुष्य, हम लोग भी क्या करते हैं, भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। कैसे कि एक तो जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो ज्यादा है तो उस प्रकार से भूमि का उपयोग होगा, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या होगी तो भूमि पर दबाव ज्यादा पड़ेगा। कैसे, जनसंख्या ज्यादा है तो उसके लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तुएं उनका ज्यादा उत्पादन होगा। तो अगर जनसंख्या घनत्व अधिक है तो हमें क्या करना होगा, उसी भूमि से ज्यादा उत्पादन करना होगा। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए हम क्या करेंगे, रासायनिक खाद है, उर्वरक है, वो ज्यादा डालेंगे ताकि उत्पादन हो। दूसरा, एक ही साल में 2-3 प्रकार की फसलें बोई जाएगी। फिर दूसरा कारक इसमें प्रौद्योगिकी, तकनीकी है, यानी आधुनिक कृषि के लिए तकनीकी अति आवश्यक है। तकनीकी के बिना आधुनिक कृषि नहीं की जा सकती है। आधुनिक कृषि का मतलब जैसे अपन खाद्यान्न फसल बो रहे हैं, खाद्यान्न फसलें बो रहे हैं अपन, तो खाद्यान्न फसलों में तो क्या किया जाता है, केवल उदरपूर्ति हेतु बोई जाती है। इसमें उदरपूर्ति खाने वाले काम में, अगर इसी जगह अपन क्या करें, व्यापारिक फसलें बो रहे हैं, व्यापारिक फसलों में उन्नत टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, ये बाजार में बेचने के उद्देश्य से बोई जाती है। इन फसलों का उत्पादन हम किस लिए करते हैं, बाजार में बेचने के उद्देश्य से। तो ये 4 कारक हैं जो भारत के भूउपयोग को प्रभावित करते हैं। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फसलें बोई जाती है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो तो आपको मालूम होगा ही। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारतीय भूमि का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख, ऐसे मान के चलो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरा। और इसको लिखते हैं कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारतीय भूमि का कुल क्षेत्रफल है, लेकिन इसके 91% भूमि है वो उपयोग में ली जाती है। 32.8 लाख की 91% भूभाग है वो ही क्या है, उपयोग हेतु काम में आता है, उपयोगी है। बाकी इलाके हैं उनके उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं है हमारे पास। शेष भाग है शेष भाग के उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, यानी 91% भूमि है उसके उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, और 9% भाग है उसके उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर भाग है, प्रांत है, पूर्वोत्तर प्रांत है, उनके असम को छोड़कर पूर्वोत्तर प्रांत में कौन से आते हैं, जो भारत के पूर्वी और उत्तरी हिस्सा है भारत का, ऐसे उस इलाके के में जो भी राज्य हैं इनमें केवल असम है, उसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। असम को छोड़कर अन्य प्रांत कौन से, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, इनके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर और कश्मीर में पाकिस्तान पाक अधिकृत क्षेत्र है, उनके भी नहीं है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत क्षेत्र जिस पर क्या कर रखा है, पाकिस्तान ने अपना आधिपत्य कर रखा है, उनके आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न बन गया, भारत की कुल भूमि है, भारत की कुल भूभाग का कितने प्रतिशत हिस्सा है उसके उपयोग किया जाता है।
तो भारत का कुल भूभाग है कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके से में से 91% भूभाग के आंकड़े हमारे पास है, शेष के नहीं है। प्रश्न बन गया 91% के अलावा जो भाग है उसका उपयोग के आंकड़े हमारे पास या उनके उपयोग के बारे में हमें पता क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो पूर्वोत्तर प्रांत है, इनमें असम है, उसके आंकड़े उपलब्ध है। दूसरा जम्मू कश्मीर के पूर्ण नहीं है और पाक अधिकृत क्षेत्र है, उनके आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और स्थानीय चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन को इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अधिकांश अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए भूमि है वो लागत बहुत ज्यादा है, यानी जो प्रतिभूमि है छोड़ी गई भूमि है। प्रतिभूमि कल बताई थी मैंने आपको, उसको अगर हम किसके भूपयोग में लें तो उनको भूपयोग में लेने की लागत बहुत ज्यादा उपलब्ध होती है, लागत ज्यादा है, इसलिए प्रतिभूमि है उसका भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति है वो 1992 के द्वारा 52 में निर्धारित की गई थी और उसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्रफल वन होने अनिवार्य है। तो अगला चैप्टर है वन भूमि के बारे में कि कितनी भूमि पर वन है, कितनी पर होने चाहिए, अगला टॉपिक। तो एक तो क्वेश्चन बन गया भारत की राष्ट्रीय वन नीति है वो कब घोषित की गई। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति वनों से संबंधित कि कितने भाग पर वन होने चाहिए, वनों को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, तो यह वन नीति घोषित की गई थी 1952 में। याद रखना भाई, भारतीय राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में घोषित की गई थी और इसके अनुसार किसी भी इलाके के प्रदेश के कुल 33% भूभाग पर वन क्षेत्र होना अनिवार्य है। यह भी एक क्वेश्चन है, 33% वन क्षेत्र होना अनिवार्य, यह बात कही गई है वन नीति 1952 के अंतर्गत। यानी 33% भूभाग है उस पर पेड़ पौधे होने जरूरी है, किंतु अगर इसकी तुलना करें अपन तो भारत में क्या है, इसकी तुलना में वन क्षेत्र बहुत कम है। अगर हम इसकी तुलना करें तो 33% की तुलना में वन क्षेत्र भारत में क्या है, बहुत कम है, यानी 33% वन क्षेत्र भारत में नहीं है। समझ गए। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति तो क्या कहती है कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, ये तो वन नीति कहती है। और तुलना करें भारत की कि भारत में 33% भूभाग पर वन है या नहीं है, तो भारत में 33% भूभाग पर यानी 33 से बहुत कम भूभाग पर वन है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है और यह 33% हिस्सा है। यह सीमा क्यों तय की भाई, 33% भूभाग पर ही वन क्यों किए, कम से कम 33 पर होने चाहिए। क्योंकि 33% भूभाग पर अगर वन होंगे तो क्या होगा, पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहेगा। पर्यावरण का संतुलन है, चर्चा की थी हमने कि प्रत्येक पर्यावरण में जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति इन सब का एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। अगर ये इनकी मात्रा इनकी संख्या कम या ज्यादा हो रही है तो दूसरे तंत्र को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर हमें पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो देश के 33% भूभाग पर पेड़ पौधे अनिवार्य है। प्रश्न पूछ ले हमें, पहला प्रश्न तो क्या बना कि राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई या भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई, तो 1952 में वन नीति बनाई गई।
दूसरा, उस वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर पेड़ होने चाहिए, तो 33% भूभाग पर पेड़ होने आवश्यक है। और भारत में ऐसा है नहीं 33% भूभाग पर पेड़। ये क्यों आवश्यक है 33% भूभाग पर पेड़? कारण क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए 33% हिस्से पर पेड़ अनिवार्य है। वनों पर क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और लाखों लोगों को वनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका भी मिलती है। लोगों को पेड़ों से, वन क्षेत्रों से आजीविका भी प्राप्त होती है। वन उत्पाद को क्या करते हैं? वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं या धन प्राप्त करते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं। वनों से दूसरा, जो वन क्षेत्र है उससे वन्य जीव जंतु है, उनके लिए आवास है, भोजन है, वो सब चीजें इनको प्राप्त होती है। वन में रहने वाले जो जीव जंतु है उनको रहने के लिए आवास मिलता है, भोजन प्राप्त होता है। तो पेड़ है वो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। पेड़ों से लोगों को आजीविका प्राप्त होती है। और बंजर भूमि है वो नहीं होती है, बंजर भूमि है उसको उपजाऊ में बदलने का काम भी करते हैं। अगला है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण। अब देखो परिभाषा तो मैं लिखूंगा इनकी, लेकिन नाम से ही थोड़ा समझने की कोशिश करें। भूमि निम्नीकरण क्या है और संरक्षण क्या चीज है। भूमि निम्नीकरण का मतलब है, भूमि से तो आप जानते ही हो, निम्नीकरण का मतलब है कमजोर होना। कमजोर होने का मतलब है उसकी गुणवत्ता में कमी आना, भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। और संरक्षण का मतलब है इसकी सुरक्षा के उपाय, इसकी सुरक्षा अपन कैसे कर सकते हैं। भूमि निम्नीकरण है या भूमि की सुरक्षा है वो किस प्रकार की जा सकती है। तो भूमि क्या है? एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी। भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज भी कर रहे हैं। पूर्वज का मतलब हमसे पहले आने वाली पीढ़ियां। भूमि का उपयोग हमसे पहले आने वाली पीढ़ियां भी उपयोग कर रही है, वर्तमान में हम भी कर रहे हैं और भविष्य की पीढ़ियां भी करेगी। हमारे पूर्वज भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं, हम कर रहे हैं और भावी पीढ़ी इसका उपयोग करेगी। इनसे हमें भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त होता है। भूमि में से हमें भोजन, मकान, कपड़ा, इनकी हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, उनका 95% भाग है वो हम कहां से? भूमि से प्राप्त करते हैं। इतनी उपयोगी है हमारे लिए भूमि कि हमारी आवश्यकताओं का 95% हिस्सा हम भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण वह न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। मानवीय क्रियाकलापों ने, हमने पहले चर्चा की थी, हमारे द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से, हमारे द्वारा अविवेकपूर्ण ढंग से
उपयोग करने के कारण हमने क्या किया है, संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है। और उन संसाधनों में एक संसाधन कौन है, भूमि। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण हमने भूमि को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है, जिससे भूमि निम्नीकरण हो रहा है। बल्कि प्राकृतिक ताकतें हैं उनको भी सहारा मिला है, प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। प्राकृतिक ताकतें प्रकृति द्वारा जो आपदाएं उत्पन्न की जाती है, हमने क्या किया है, इनसे छेड़छाड़ की, इनको नुकसान पहुंचाया, पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ा गया। उस कारण भूमि का तो निम्नीकरण हुआ ही हुआ और प्राकृतिक ताकतों को भी सहारा मिला। आज वर्तमान में भारत की 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है कुल भूमि का, वो क्या हो गई है, निम्नीकृत हो गई है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो निम्नीकृत है और इसमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है। 13 करोड़ का 28% हिस्सा है वो निम्नीकृत वन भूमि में आती है। 28% हिस्सा है वो निम्नीकृत वनों में है। 56% हिस्सा जल आधारित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। लवणीय और क्षारीय को होने का मतलब है भूमि वो उपयोग में आने लायक नहीं है। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में भूमिका निभाई है। भूमि निम्नीकरण के कारण की मुख्य कारण कौन से हैं? किन कारणों से भूमि निम्नीकरण हुई है? तो मानवीय क्रियाकलाप तो है ही है। एक तो वनोन्मूलन, पेड़ पौधों को उन्मूलन करना। याद रखना, देखो दो बातें आती है, दो शब्द आते हैं। एक तो वृक्षारोपण जिसको बोलते हैं या वन रोपण, एक दूसरे के विपरीत हैं। वृक्षारोपण तो क्या है, पेड़ पौधों को संख्या बढ़ाने वाला, पेड़ पौधे लगाना। उन्मूलन क्या है, पेड़ पौधों को काटना, नष्ट करना। तो भूमि निम्नीकरण के कारणों में पहला कारण है वनोन्मूलन, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना, वनों का उन्मूलन करना, काटना। दूसरा है अति पशुचारण, ज्यादा संख्या में पेड़ पशुओं को चराना, अति पशुचारण। और तीसरा है खनन। ये तीन मानवीय कारक हैं जिनके कारण क्या हुआ है, भूमि निम्नीकरण हुई है। तीन ऐसे कारक है। तो अगला प्रश्न, भूमि निम्नीकरण के कारण बताइए। तो भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण और खनन। वनोन्मूलन के कारण, ज्यादा संख्या में पशुओं को चराने के कारण। अब आप कहोगे कि सर वन तो क्या करते हैं भाई, हमने पेड़ पौधे हटा दिए, पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, तो वन तो क्या करते हैं, भूमि को कटाव को रोकते हैं। और ये अति पशुचारण है, ये कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, अति पशुचारण के कैसे नुकसान हो रहा है? तो पशुओं को ज्यादा संख्या में चराने के कारण वो क्या करते हैं, भूमि पर उपलब्ध छोटे छोटे पेड़ है उनको भी नहीं छोड़ते हैं। छोटे छोटे पेड़ भी नहीं छोड़ते हैं, छोटे छोटे ठूंठ होते हैं उनको भी क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। और पेड़ नष्ट होने के कारण भूमि निम्नीकरण होता ही है। खनन तो सीधा सा है ही भाई, खनन के कारण तो भूमि निम्नीकरण होता ही है। तो तीन कारण हैं जो क्या करते हैं, भूमि को निम्नीकरण करते हैं। खनन के पश्चात हम क्या करते हैं, खनन का मतलब धरातल को गहराई तक खोदकर उसमें उपलब्ध खनिज पदार्थों को निकालना। भाई खनन किसे कहते हैं, धरातल को गहराई तक खोदकर खनिज पदार्थों को निकाला जाए। खनन के पश्चात हम क्या करते हैं, उन स्थानों को खाली छोड़ देते हैं, खदानों को, और जिसमें क्या होता है, जो खाली रहते हैं उनमें मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है।
और वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इन इलाकों में वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये क्या करते हैं, इन इलाकों में वनोन्मूलन हुआ, उस कारण भूमि निम्नीकरण हुआ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें अति पशुचारण के कारण, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इनमें क्या हुआ, अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण, पंजाब, हरियाणा, इनमें ज्यादा मात्रा में सिंचाई हुई, उसके कारण भूमि निम्नीकरण हुआ। और उत्तराखंड भी इन इलाकों में आता है, जिससे क्या होता है, ज्यादा सिंचाई करने से मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है, और लवणीयता और क्षारीयता बढ़ने के कारण वो मृदा है अपना उपजाऊपन, अपनी उर्वरता खो देती है। पंजाब है, हरियाणा है, इनमें क्या किया गया, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अति सिंचाई की गई, अति सिंचन कारण है भूमि निम्नीकरण का। अब सिंचाई ज्यादा मात्रा में की गई, इसके कारण क्या हुआ, भूमि में लवणीयता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ी, और लवणीयता और क्षारीयता बढ़ने के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ, जिससे मृदा है, खनन के कारण भी, खनिज खनन प्रक्रियाएं हैं, उनसे भी, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योगों में चूना और शैलखड़ी के प्रयोग से भी बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। खनन के कारण क्या किया जाता है, खोदने के कारण वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, और वो धूल क्या करती है, मृदा निम्नीकरण में योगदान करती है।